जिंदाबाद जिंदाबाद, SC ST एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, SC ST OBC एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, SC ST OBC एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किस प्रकार बहुजनों के हक छीने जाते हैं वो अब छीनना मुश्किल हो चुका है। बहुजन समाज के लोग निकल करके सड़कों पर आ चुके हैं। इनका सड़कों पर आना अब हो सकता है कि सरकार के लिए मुसीबत बन जाए, क्योंकि इन लोगों को अपने हकों की और अपने हकों के लिए लड़ने का रास्ता समझ आने लगा है। तो यहाँ पर जो लोग हैं, इन लोगों की लड़ाई जो है वो अपने हक और हकूक़ों की है। हक और हकूक़ों को किस तरीके से मौजूदा सरकार और पहली सरकारें दबाती रही हैं, इस समाज को अब समझ आने लगा है। अब सभी समाज के लोग SC ST OBC एक जगह पर इकट्ठे होने लगे हैं, जिससे समाज की इस एकता को देखते हुए सरकार की टांगें थरथराने लगी हैं और उनके बयान अब दिन ब दिन चेंज होने लगे हैं। तो हम बात करेंगे एडवोकेट अशोक बसोत्रा, यहाँ पर उनसे जानेंगे कि आज के इस प्रदर्शन का कारण क्या था। और भी साथी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या प्रोग्राम? संसार जी, आज SC ST OBC ने एक जॉइंट फ्रंट के तहत बहुत बड़ा एहतजाज यहाँ पे लीडरों का रखा था। सिर्फ लीडरों का, लोगों को हमने नहीं बुलाया था। पहले क्या हुआ कि ST अलग से एहतजाज कर रहा था, SC अलग से एहतजाज कर रहा था, OBC अलग से एहतजाज कर रहा था। तीनों की विक्टिमाइजेशन चरम सीमा तक पहुँच चुकी थी, नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। तो ये अलग अलग लड़ रहे थे। आज पहली बार ऑल रिजर्व कैटेगरी जॉइंट एक्शन कमेटी के फोरम पर सब इकट्ठा हुए हैं और इसकी शुरुआत जो है वो खास करके जो हमारा ST भाइयों का जो स्टेटस डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है, पहाड़ी एथनिक ग्रुप के नाम पर अपर कास्ट को ऐड करने की ST में जो कोशिश हुई है, उसके खिलाफ हमारा ये एहतजाज पहले नंबर पे। दूसरा, जो SC की रिजर्वेशन प्रमोशन ख़त्म कर दी गई और अब रिजर्वेशन निशाना बनाई जा रही है। तीसरा, जो OBC का 27% का मुद्दा था, अब तो वो 60% पे हम ले आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब 50% का बैरियर तोड़ दिया। और उनका जो कास्ट बेस्ड सेंसस का मुद्दा, तो इन सब मुद्दों को कंबाइन करके और ख़ास करके सबसे परम सीमा ऊपर की जो पहले नंबर की है, वो ST स्टेटस डाइल्यूट करने के विरोध में आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। आज लीडर इकट्ठे हुए हैं। अगर इसी तरीके से, जैसे सरकार दबा रही है, सरकार ज़मीनें छीन रही है, हक छीन रही है, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो क्या आने वाले समय में कुछ उग्र प्रदर्शन और सभी लोग सड़कों पर दिखेंगे? बिल्कुल। हमारा एक बहुत बड़ा जो रैली के फॉर्म में प्रदर्शन शुरू हुआ था कश्मीर से, वो हमने थोड़ी दिनों के लिए सस्पेंड किया था। उसके बाद हमने कोशिश की कि सबको साथ लाएं, वो कोशिश आज हमारी सफल हो चुकी है। आने वाले दिनों में हम कुछ दिन और देखेंगे। अगर सरकार ने हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र जारी रखे, शेड्यूल ट्राइब की डाइल्यूशन को नहीं रोका, शेड्यूल कास्ट के मसले हल नहीं किए, OBC के हक हकूक बहाल नहीं किए, तो फिर से वो रैली, वो प्रदर्शन, वो बहुत बड़ी एक रैली, जिसमें कि ना सिर्फ अब गुज्जर बकरवाल या शेड्यूल ट्राइब, बल्कि SC भी, OBC भी, माइनॉरिटी भी सब शामिल होकर उसको आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा सारे जम्मू व कश्मीर में धरने प्रदर्शन होंगे और अगर इससे काम नहीं बना तो इसके आगे की रणनीति भी हम लोग बनाएंगे कि किस तरह से मौजूदा सरकार को, जो पार्टी आज सरकार में है, उसको धराशायी करना है। देश को एक मंडी बना करके रखा हुआ और देश की हर एक चीज़ को बेचा जा रहा है और समाज अब जागने लगा है। शिक्षा बिक चुकी है, रेलवे बिक चुके हैं, हवाई अड्डे बिक चुके हैं, हवाई जहाज़ बिक चुके हैं। अब देश के उन लोगों को बेचने की तैयारी की जा रही है मजदूरों के रूप में। तो वो लोग कैसे देखते हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मैं गुज्जर बकरवाल बरादरी से हूँ और पेशे से वकालत में हूँ, जी ट्राइबल हूँ। क्या समझते हैं कि आज आप लोग निकल करके बाहर आए हैं? काफ़ी समय नहीं हो गया, लड़ाई शुरू कर देनी चाहिए थी, समय लेट किया है, लेकिन बाहर आए हैं। बाहर आने की ज़रूरत क्या है? देखिए, देर आए दुरुस्त आए। हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमें तमाम रिज़र्व कैटेगरीज़ को, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और OBCs को के जो राइट कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा भीमराव अम्बेडकर ने प्रोटेक्ट किए थे, दिए थे हमें, हम उनको बचाने के लिए आज एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और ये जो दिल्ली में बहरी गूंगी सरकार बैठी हुई है, जिसे बार बार हम, जब इन्होंने शेड्यूल ट्राइब को डाइल्यूट करके एलीट क्लासेस को इसमें इंक्लूड करने की जो कोशिश शुरू की है, इस पे हम पहले भी जो है ये अपनी जो मांग है कि आप शेड्यूल ट्राइब को डाइल्यूट ना करें और एलीट क्लासेस को इसमें इंक्लूड ना करें, क्योंकि हम वो जो ऑलरेडी 1991 में जिन बरादरीज़ को, जिनको ट्राइब डिक्लेयर किया था,
वो लोग हैं जो लुकुर कमेटी के सिफारिशात के अकॉर्डिंग जो है सारी जो क्राइटेरिया हैं वो फुलफ़िल करते थे। तो अगर हम हमारा स्टेटस डाइल्यूट किया तो हम जो है फिर से बहुत बुरी हालत में आ जाएंगे। इसलिए हम तमाम लोग जो रिज़र्व कैटेगरीज़ के अलग अलग अपने डिमांड्स को लेके आज जो है यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। शिक्षा का असर दिख रहा है, पढ़ लिख गए हैं लोग और अपनी बात करने लगे हैं। अगर ये लोग पढ़ते लिखते नहीं तो आज शायद ये लोग किसी के खेत में मजदूरी कर रहे होते, किसी की गुलामी कर रहे होते। आप यहाँ पर सर आज पहुंचे हैं, सभी यहाँ पर लीडर साहबान इकट्ठे जी जी। तो एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है मेरे ख्याल से लीडर लड़ाई को लड़ने के लिए। देखिए जिसके जैसे लीडर बिकते रहे हैं, समाज को बेचते रहे हैं, लेकिन अब उन लीडरों की ज़रूरत है जो वाकई में समाज की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। किस नज़र से देखते हैं? आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि जो ज़्यादतियाँ बढ़ती जा रही हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसीज़ के ख़िलाफ़, तो जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो सामने आ रहा है। और पढ़ा लिखा नौजवान मेरा ख्याल है कि वक्त की ज़रूरत है कि वही आगे आए, क्योंकि वो हालात व वाक़यात को समझता है, वो इश्यूज़ को समझता है। उससे सामने आके अब बात करनी होगी, उससे सामने आके लड़ना होगा। और ये जो आज आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं ये उसी की एक कड़ी है। मुझे उम्मीद है कि नौजवान जो लीडरशिप है हमारे पास, तालिब साहब हो गए, बसोत्रा साहब हो गए, नौजवान लीडरशिप जो है जब वो आगे आएगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हालात बदलेंगे। सतीश, बिकाऊ नेताओं से कैसे बचा जाएगा? ये काफ़ी सौदा कर दिया उन लोगों ने, बेच दिया है समाज को, बड़ी देर से बेच रहे हैं, अब कैसे? ये तो मुझे भी आज तक समझ नहीं आई कि इन बिकाऊ नेताओं को तो शरियाम इनको लोगों के सामने मतलब कि वो रहस्यवादी तरीक़ों से बचाना नहीं चाहिए। इनको ओपनली इनको क्रिटिक करना चाहिए, इनको एक्सपोज करना चाहिए इन लोगों को, और ओपनली बताना चाहिए। तो ये जो अभी आने वाली इलेक्शंस तो ये सारे कुकर मुत्ते की तरह उगाएंगे। अभी जब इनके हक अधिकारों की जब बात आती है तो ये लोग मतलब कि कहते हैं कि समाज देश टुकड़े टुकड़े हो रहा है, ये वगैरह वगैरह, ये लोग एंटी नेशनल, ये वो। मैं बताना चाहता हूँ कि इतने भी सारे यहाँ पे खड़े हैं, ये सारे देशभक्त लोग हैं। ये समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, समाज के हक अधिकारों की बात कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जो हैं ये तोड़ने की बात करते हैं। जो समाज जो हाशिए पे गया हुआ समाज था, सदियों से जो सताया हुआ समाज था, उनको मुख्य धारा का हिस्सा बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सपना दिखा था रिजर्वेशन का, आइडिया दिया था रिजर्वेशन का कि भाई ये मुख्य धारा का हिस्सा बन पाएंगे। लेकिन इन्होंने जो सदियों से अत्याचार इन लोगों ने किए और आज भी कंटिन्यूटी में है। रिजर्वेशन तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो ख़त्म नहीं कर सकते। इन्होंने क्या किया, दूसरी पॉलिसी इख्तियार कर ली। पहले तो ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहाँ पर तो रिजर्वेशन नहीं होगा। और दूसरा ये है कि इस तरह से उन लोगों को सभी को शामिल किया जा रहा है, मतलब उन लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। जब रिजर्वेशन सभी लोगों को मिलने लगेगा तो रिजर्वेशन का फन क्या है, आइडिया क्या है, वो खत्म ही हो गया आइडिया। आप लोगों ने ब्राह्मणों को इनको लिस्ट में शामिल कर देते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर राजपूतों को, सैनियों को डाल दिया जाता है, वाल्मीकि को किया जाता है। वो तो हम उसका वेलकम करते हैं, वो हमारे अपने भाई हैं। लेकिन जो बाकी लोगों को, जो मुख्यधारा, जो ऑलरेडी जो प्रिविलेज्ड क्लासेस जो हैं, प्रिविलेज्ड कास्ट जो हैं, उन लोगों को जब आप शामिल करोगे तो आइडिया ऑफ रिजर्वेशन कहाँ चला गया, ख़त्म कर दिया आपने, टुकड़े टुकड़े कर दिए देश के। तो सबसे बड़ा देशद्रोही अगर है तो वो ऐसे सरकारें हैं, ऐसे फैसले जो हैं ये देशद्रोही फैसले हैं। तो हम इनकी पूर्णतः मजम्मत करते हैं। अम्बेडकर युवा संगठन तत्परता से अपने लोगों के साथ खड़ा है और हम ये मांग करना चाहते हैं कि ये जो फैसले अगर वापस नहीं लिए गए तो हमारा जो प्रदर्शन होगा ये लार्जर स्केल पे बढ़ेगा। प्रदर्शन बढ़ सकता है क्योंकि शिक्षा जो है, अम्बेडकर साहब ने ये कहा था, ये शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये दहाड़ जो आज आपने सुनी है ये वही दहाड़ है। तालिब को मैं काफ़ी समय से जानता हूँ। तालिब शुरू से यूनिवर्सिटी से मैं जानता हूँ, जब प्रदर्शन किया करते थे तालिब वो प्रदर्शन करते करते वहाँ तक पहुँच गए जब तालिब पे ऐसे इल्ज़ाम लगा दिए गए, तालिब को जेल तक जाना पड़ा, और आज तालिब दोबारा से समाज की लड़ाई लड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच। ये हिस्से हैं बुनियादी तौर पे। आप जब सच की बात करते हैं और ऐसे समाज की बात करते हैं जिसका जैसे आपने जिक्र किया अच्छे से, तो ऐसे समाज की बात करते हैं जहाँ पे इल्म की कमी हो, जहाँ पे उनको जब इल्म ही नहीं होगा तो वो अपने राइट्स के तय अवेयर नहीं होंगे। तो पावरफुल जो पावर है, पावर इज़ करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर इज़ करप्ट एब्सोल्यूटली, ये एरिस्टोटल ने कहा है। तो पावर में जो बैठे हुए लोग हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि कोई ऐसा समाज जिनको सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिनको सिर्फ अपने आराम व आसाइश के लिए यूज़ किया जाता था, अगर उनको चंद लोग उठ के उनको उनके हकूक़ बताने लगेंगे तो जाहिर सी बात है फिर उनके लिए, उन हकूक़ बताने वाले लोगों के लिए
जेलें और डिफरेंट तरह की उनकी टॉर्चर्स जो हैं वो ज़ाहिर हैं और वो होनी भी चाहिए। हम भी चाहते हैं, मतलब ज़ाती तौर पे मेरा भी मानना है, हमारे साथियों का भी मानना होगा कि इस देश के अंदर जिन भी लोगों ने इस समाज को बदलने की कोशिश की है दबे कुचले को, तो उनके साथ ये सारी चीज़ें घटी हैं और यहाँ पे नस्लें जो हैं एक एक नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, फिर जाके कौम जो है जागती है। तो हमारा तो अभी एक मतलब देसी सी कहावत है कि सबसे पहले हक लेने के लिए आपको पिटना पड़ता है, दूसरे नंबर पे फिर आप रिटेलिएट करते हैं, तीसरे नंबर पे आप आगे जवाब देते हैं। तो हमें तो फिलहाल पीट भी कोई नहीं रहा है, हम चंद लोगों को अगर कोई पीट रहा है इसका मतलब है हमारा समाज सोया हुआ है। पीटेंगे तो उस दिन ना जब हमारे लोग बोलना शुरू करेंगे फिर सबकी पिटाई होगी, लेकिन अभी फिलहाल चंद एक को पीटा जा रहा है। तो इसका साफ मतलब है कि हमारी कम्युनिटी की, हमारे लोगों के अंदर भी, समाज के अंदर भी एक अवेयरनेस की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और ये गुड साइन है। आपने अभी ट्राइबल मार्च के अंदर देखा, ये वो कम्युनिटी है जो जलसों से कभी बाहर नहीं निकली। इंदिरा गांधी से लेकर आज तक जलसे किए, कोई भी लीडर आया उसको उठाया, इन्होंने हार डाले, लेकिन फर्स्ट टाइम ये कम्युनिटी सड़कों पे आई, जो बहुत बड़ा साइन है जम्मू कश्मीर की तारीख में, बहुत बड़ा साइन है कि लोग रास्ते में ख़वातीन जो हैं रजौरी पुंछ के अंदर हमने देखा कि फूल लेके घरों पे खड़ी थी और ये जो नौजवान उनके सड़क में पैदल उनके हकूक़ के लिए चल रहे थे तो ऊपर से फूल बरसा रही थी। तो ये भी एक जीत है हमारी। लड़ाई को जीतना ना जीतना वो तो एक दूसरी बात है, लेकिन कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस जो बिल्ड करना है, उनके अंदर उनके हकूक़ के तय उनकी अवेयरनेस और उनके अंदर हमदर्दी अपने लिए पैदा करना, यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसमें हम आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं कामयाब भी हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि समाज जागेगा। और रजत आगे आ जाइए थोड़ा सा, एडवोकेट रजत भी यहाँ पर आए हुए हैं और समाज के वो वकील लोग जब सामने आते हैं तो समाज की लड़ाई लड़ना थोड़ी आसान हो जाती है क्योंकि कानून के जानकार होते हैं। रजत, क्या समझते हैं इस लड़ाई को, कैसे लड़ाई? देखिए संसार जी, भाजपा सरकार ये दावा करती है, भाजपा सरकार ये दावा करती है कि हम इस बार जम्मू कश्मीर में 50 का आंकड़ा पार करेंगे, खाक 50 का आंकड़ा पार करेंगे, जो कि वो एसटी कम्युनिटी के राइट्स वायलेट कर रहे हैं, उनके राइट्स हकूक़ ले रहे हैं, ओबीसी कम्युनिटी की रिजर्वेशन जो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं कर रहे, एससी कम्युनिटी की रिजर्वेशन प्रमोशन और ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू नहीं कर रहे। इस तरीके से एक समाज को बिल्कुल इग्नोर करके क्या वो 50 का आंकड़ा पार कर सकती है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भाजपा सरकार को चेतावनी देता हूँ कि आने वाले टाइम में एससी एसटी ओबीसी का भाईचारा जो है हमने शुरू कर दिया बनाना, और इस भाईचारे को हम जम्मू से लेके एक छोटे से पंचायत लेवल तक लेके जाएंगे और एक बहुत बड़ी जो है मास रैली करेंगे और लोगों को अवेयर करने की कोशिश करेंगे कि एससी एसटी ओबीसी का भाईचारा बन चुका है। अगर इस सरकार ने आने वाले टाइम में जल्द से जल्द अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की तो इस सरकार को हम निस्तनाबूद कर लेंगे। अगर हम लोग सरकार को पावर में ला सकते हैं तो हम सरकार को दबा भी सकते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को और भाजपा सरकार को ये चेतावनी देता हूं कि अपर कास्ट एसटी कम्युनिटी, अपर कास्ट पहाड़ी कम्युनिटीज़ को, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स को एसटी कम्युनिटी एसटी कैटेगरी में इंक्लूड ना किया जाए और ओबीसी कम्युनिटीज़ की जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द लागू की जाए और एससी कम्युनिटी की रिजर्वेशन इन प्रमोशन और एम्प्लॉयज़ की ट्रांसफ़र पॉलिसी जल्दी से जल्द लागू की जाए। अदरवाइज अगर ये चीज़ें ये सरकार नहीं करती है तो हम अपनी जो मूवमेंट को है मास मूवमेंट बना के छोड़ेंगे। मेरे साथ एक एडवोकेट और हैं, इनसे भी बात करना चाहूँगा। मुझे एक चीज़ बताइए, ये कहा गया कि भाजपा दावा करती है कि 50 से ज़्यादा सीटें लेगी, 85% से ज़्यादा समाज है एससी एसटी ओबीसी, लेकिन भाजपा फिर 50 से पार सीटें ज़्यादा लेने की बात कर रही हो। पिछली बार खूब वोट दे करके उनको जिताया था। क्या लगता है कि समाज जाग क्यों नहीं रहा? सर आज तक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी तक समाज हमारा इकट्ठा हुआ ही नहीं कभी तक। जब भी इकट्ठा होता है किसी इशू बेस पे इकट्ठा होता है और जब इनको पता चलता है हमारे तक गलत हो रहा है, क्योंकि एक तरफ से कहा जाता है जुल्म करने वाला भी गलत होता है और जुल्म सहने वाला भी गलत है। अभी तक हम बर्दाश्त कर रहे थे, अभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हम सारे इकट्ठे हो गए हैं और जब तक हमने सहना था हमने सह लिया, अभी हम नहीं सहेंगे इस चीज़ को। सारे अधिकार तो छीन लिए गए, शिक्षा छीन ली गई। आप एडवोकेट हैं और जज जो बन रहे हैं वो पीछे के दरवाजे से आ रहे हैं, ये आप सब जानते हैं। तो वहाँ पर पहला विरोध तो वहाँ से शुरू होना चाहिए, क्योंकि लोगों का लास्ट जो रास्ता होता है वो जुडिशरी है या फिर लोग कोर्ट का रास्ता इख्तियार करते हैं कि हक मिलेंगे, और वहाँ पर जो ऊपर लोग बैठे हैं वो हक देंगे, ये कैसे सोच सकते हैं? सर बेसिकली इसमें ये चीज़ आती है कि जो पहले ये तो एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में करने वाले भी जो हैं वही लोग हैं जो रिक्रूटमेंट करेंगे और उन्हीं लोगों को लाएंगे जिन्हें को लाना है आगे।
अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अगर जो रिक्रूटमेंट कमेटी है अगर वहाँ पे हमारा कोई होगा तो वो हमारे आगे लोगों को सिलेक्ट करेगा। अगर कोई वहाँ पे है ही नहीं, हमारा जितने भी रिक्रूटमेंट कमेटी होती है उस टाइम पे अगर हमारा वहाँ पे कोई नहीं है रिप्रेजेंटेटिव, तो इस आगे हमारा कोई कभी कोई नहीं है। सोत्रा साहब, आप कैसे समझते हैं, क्योंकि आप बखूबी आपके साथ मेरे इंटरव्यू रहते हैं और इसमें पीछे की जो एंट्री होती है, बैकडोर एंट्री के बाद जो जज बनते हैं, तो हमारे समाज के लोगों को 85% लोगों को कैसे हक मिलेंगे, कैसे वो अपनी लड़ाई जीत पाएंगे कोर्ट में? देखिए ऐसा है, बड़ी एक षड्यंत्रकारी रणनीति के तहत ये हुआ जो आप बात कह रहे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में स्वर्ण जजों का जो भरमार है 90% से ज़्यादा है। जब तक एग्जीक्यूटिव मतलब प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट, जब तक एग्जीक्यूटिव में अपर कास्ट का वर्चस्व था तो उन्होंने कोलिजियम का नाम भी नहीं लिया और अपने जजेस भरते रहे। फिर ओबीसी SC ST भरते चले गए, संसद में इनका नंबर बढ़ गया और इनकी कैबिनेट में भी हिस्सेदारी बढ़ती गई। आपको पता होगा लालू, मुलायम, बहुत सारे लोग, कांशीराम जी का रोल, बहुत सारे SC ST OBC के लोग जब वहाँ पहुँच गए तो इन्होंने एक चालाकी से एक जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें थोड़ा सा चेंज करके कोलिजियम सिस्टम लागू कर दिया। पहले कोलिजियम सिस्टम को रिजेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने, बाद में उसी को एक्सेप्ट कर लिया। अब कोलिजियम के माध्यम से 350 परिवारों से 90% से ज़्यादा जजेस जो हैं वो आते हैं और हमें इस बात की समझ है कि वही लोग लोअर जुडिशरी अपॉइंट करेंगे, तो सारी की सारी जुडिशरी जो है प्रकाश ने हाईजैक कर ली हुई है। यही वजह हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। आप देख लीजिए, संविधान में रिजर्वेशन हमारे फेवर में है, लेकिन हर बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा अंकुश लगा के हमारी रिजर्वेशन को रोक देता है जो कि लीगली वायबल नहीं है। तो ये एक चोर रास्ता है पीछे के रास्ते से जजों के आने का और वही इस पे असर कर रहा है। अभी हाल ही में ये यूपी की हाई कोर्ट के एक जज ने एक लेटर लिखा है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को, जिसमें उन्होंने कहा है कि कमरे में बैठ के चाय के कप पे ये तय होता है कि अब अगला जज किस जज का बेटा, भतीजा, भतीजी वगैरह बनेगा, या कैबिनेट मिनिस्टर जो है अपर कास्ट के उनके घर से 1-2 बंदा ये ले लेते हैं, उनको भी खुश कर देते हैं। तो ये अंदर अंदर होता है, ना इसका कोई रिटर्न है, ना इसका कोई इंटरव्यू है, ना इसका कोई क्राइटेरिया है। हर एक लॉ ग्रेजुएट आफ्टर 10 ईयर्स एलिजिबल हो जाता है। तो ये एक चोर दरवाजे से इन्होंने लिया। ये एक साजिश है, रणनीति है। शासन भी यही करेंगे, प्रशासन भी नहीं होगा, न्यायपालिका भी नहीं की होगी, मीडिया भी नहीं का होगा, साधन संसाधन ये सारे हथिया लेंगे। 2-2, 3-3 लाख करोड़ का लोन लेके ये फॉरेन में भाग जाएंगे, कोई इन्हें पूछेगा नहीं और अंदर खाते गिव एंड टेक इनका आपस में चलेगा। तो ये सारी जो षड्यंत्रकारी नीति है इसका आधार वही है, मनुवादी सोच। ये नेहरू से शुरू हुई थी, अब तक चल रही है। पहले एग्जीक्यूटिव के माध्यम से थी, अब ये कोलिजियम के माध्यम से है। और अब मेरा ऐसा मानना है, अब जैसे अमेरिका में, जैसे इंग्लैंड में, बाकी देशों में जजेस की अपॉइंटमेंट का एक अलग सिस्टम है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रावधान है। नेशनल कमीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का है, उसको करें। पीछे करने भी लगे थे, लेकिन जब इन्होंने देखा इसमें ये लोग भी आ जाएंगे तो फिर रोक दिया। तो ये पर मेरिट कहाँ जाती है, फिर मेरिट की बात क्यों नहीं? ये बिल्कुल आप ठीक सवाल पूछ रहे हैं। मेरिट पे बात वो लोग करते हैं जिनका अपना कोई मेरिट नहीं, जो खुद चोर दरवाजे से आते हैं फिर दूसरों के मेरिट चेक करते फिरते हैं। वहाँ पे आप देखिए उनकी लैंग्वेज, रेड टेपिज्म, नेपोटिज्म और क्या क्या। और आप कहाँ से आए हो, आपका कौन सा इज्म है, वही इज्म है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। SC ST OBC को अब अकल कर लेनी चाहिए। एक भी वोट अपर कास्ट की पॉलिटिकल पार्टी, अपर कास्ट के कैंडिडेट, या हमारे घर में अगर पैदा हुआ कोई पालतू कुत्ता भी उनका कैंडिडेट है, उसको नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना। तो ये सीधे तौर पर खुल करके बताया कि कोर्ट के अंदर क्या होता है और अंदर की बात क्या है। जसपाल जी, आप क्या समझते हैं? कम शब्दों में जानना चाहूँगा। बड़े दुख की बात है कि आज जो जम्मू कश्मीर में SC ST और OBC के रिजर्वेशन के बारे में बात की जा रही है, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बीजेपी जो मनुवादी सरकार है जो, वो हमारे लोगों को आपस में बांटना चाहती है। जैसे ST में ब्राह्मणों को डाल दिया तो रिजर्वेशन किसको मिलेगी? ब्राह्मण को मिलेगी, अपर कास्ट को मिलेगी। ST के जो बाकी बरादरी हैं ना वो खाली रह जाएंगी। इसी प्रकार जो OBC में राजपूत वगैरह डाले हैं, इन्होंने सैनी डाले हैं, तो उसमें क्या होगा? जो रिजर्वेशन है फ़ायदा तो वो ले जाएंगे, जो एक्चुअल में OBC हैं वो पीछे रह जाएंगे। बड़े दुख की बात है। लेकिन एक अच्छी बात भी है कि इन लोगों को समझ आ गई है, अब ये सारे इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये सारे लोग इकट्ठा हो जाए, एक हजूम बना ले कि जम्मू व कश्मीर में ये जो 50 की बात करते हैं ना, हम इनको 5 पे ले आएँ। 50 बहुत बड़ी दूर है, हम इनको 5 में लाकर छोड़ें ना। ये आगे जो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, इनको हम किसी घाट का नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि इन्होंने SC ST और OBC को बहुत तंग कर रखा है। इनको आपस में लड़ाते रहे, डराते रहे, झगड़ाते रहे और अपना काम अपना उल्लू सीधा करते रहे। वोट जो हमारे लोग उनको डालते रहे। लेकिन जो पिछलग्गू हैं, जो बीजेपी में और कांग्रेस में बैठे हुए हमारे पिछलग्गू नेता हैं, मैं तो अपने समाज से ये भी कहना चाहता हूँ कि इन नेताओं को जूते मारकर अपने घरों से बाहर निकाल दो और जो
जो भी आदमी हमारी संगठनों से पैदा होते हैं उनको वोट डालें और इनको जीत का श्रेय दें और ये आके असेंबली में आपकी बात करेंगे। मेरा नाम अरफाकत एजाज चौधरी है जी, मैं एसटी। फाकत जी, मुझे एक बात बताइए, एसटी समाज काफ़ी समय के बाद जागा है। अगर लड़ भी रहा था तो एक तरफा अकेला लड़ रहा था। आज एसटी, एससी, ओबीसी सभी एक प्लेटफॉर्म पर हैं और ये लड़ाई कब तक जीत जाएंगे और ये लोग कब तक जाग जाएंगे, क्या समझते हैं? देखिए भाई साहब, इससे पहले जो हमारी एसटी स्टेटस जो था उसके साथ जो ऊपर कास्ट के लोग जो थे, पहाड़ी लोग जो अपने आप को राजा महाराजा कहलाते थे आज तक, आज वो लोग हमारे साथ सरकार जो है शामिल करने की सरकार एक कोशिश कर रही है। हमने उसके विरोध में हमने जो हेजिटेशन स्टार्ट की थी, पैदल मार्च कपवारा से शुरू की थी और हमने जो हमारी पैदल मार्च वो डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर कालाकोट के अंदर रोक दी गई। तो बीच में काफ़ी सारी मुश्किलात भी आई और हमारे एसटी के लोग जो गुजर बकरवाल लोग थे वो पैदल मार्च कंटिन्यू 20 दिन तक जो है पैदल मार्च चलते रहे। हमने कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा एक पैदल मार्च किया और डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर हमारे साथ 10,000 के लोग जो हमारे संख्या में थे हमारे साथ। और गवर्नमेंट को ये इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि जो गुजर बकरवाल लोग हैं ये जो जंगलों में रहते हैं अब शहरों में आ चुके हैं, सड़कों पे आ चुके हैं और इनकी जो मुश्किलात हैं वो बढ़ रही हैं और इसलिए गवर्नमेंट ने हमारे से बातचीत करने की कोशिश की। हमारे चंद लोग बातचीत करने के लिए गए लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आया कि हम पहाड़ियों को रिजर्वेशन देंगे, एसटी देंगे। तो जब उन्हें एसटी दे देंगे, उनके पास ऑलरेडी पीएसपी है, एएलसी है और पहाड़ी स्पीकिंग कैटेगरी है और काफ़ी कैटेगरी हैं, उनका ऑलरेडी वो जो एंजॉय कर रहे हैं। उसके बावजूद आज क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए, जो रिज़र्व सीटें हमारी की गई राजौरी, पुंछ और दूसरी डिस्ट्रिक्ट में अनंतनाग में जो रिज़र्व की गई, हमें कोई रिज़र्वेशन की ज़रूरत नहीं थी। हमारी ऑलरेडी वहाँ पे जो हमारे एमएलएज थे वो ऑलरेडी वहाँ से कंटेस्ट करके जीत के आते थे। तो दूसरी तरफ जिस तरह से भाजपा सरकार हमारे लोगों के गुजर बकरवाल के लोग, एसटी के लोग थे, हमारे फर्स्ट जो मिनिस्टर थे वो अब्दुल गनी कोहली साहब थे, कालाकोट से बीजेपी के थे वो, और दूसरे हमारे चौधरी तालिब साहब हैं जो राजौरी से हैं। भारी संख्या में उन लोगों ने वोट दिया लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट जो बीजेपी ने उन लोगों के साथ एसटी लोगों के साथ जो इस तरह से एक मतलब वोट बैंक के पॉलिसी खेल के और वोट बैंक का इस्तेमाल करके हमारे लोगों से वोट लिए गए। अब जो बीजेपी कहती है कि 50 के पार, मुझे नहीं लगता कि 5 के पार भी इस बार हो पाएगी। अगर ये पहाड़ी लोगों को रिजर्वेशन देगी तो एसटी का एक भी वोट जो है वो इस बार बीजेपी को नहीं जाएगा। ये हम इसकी एक कैंपेन चलाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक अफसोस होता है बहुजन समाज की हमारा चैनल लगातार पिछले काफ़ी समय से आवाज़ उठा रहा है, लेकिन हमारे चैनल की अगर सब्सक्राइबर की बात करें या फॉलोअर्स की बात करें तो वो 2000 से ज़्यादा नहीं हुए, जबकि ये हज़ारों की संख्या में होना चाहिए था। ये कमी है जागरूकता की। हम लोग जब लड़ाई लड़ते हैं हमें पता है कि जब हम खबर बनाते हैं हमें किन खतरों से, किन मुश्किलातों से गुजरना पड़ता है, किन परेशानियों के बारे में सोचना पड़ता है कि हमें खबर चलाने के बाद किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। समाज को भी ये चाहिए कि हमारे चैनल को इतना ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हम आपकी लड़ाई का जो लड़ सकें।